नैगम्य से कहा जाता है कि यह पुरुष नारकी है। किसी व्यक्ति लोगों की संगति में कोई जीव है तो क्या करते हैं वहाँ, तो नारकी है क्या उनके संगति में रहता है ऐसा कहते हैं ना, तो वो नैगम्य की अपेक्षा उनका सही है, लोग गलत नहीं। अभी भले ही वो मनुष्य है लेकिन उसकी संगति कैसी है कि वहाँ ले जाने में कारणभूत ऐसे जीव परिणाम के साथ वो रह रहा है, इसलिए परिणाम मतलब अभी उसके नहीं है, केवल उसने संगति की है। आगे जाकर के वह जीव उस संगति से ऐसे पाप भाव करके विष्णु में व्यस्त हो जाएगा तो वो नरक गति में जाएगा, इसलिए उसकी अपेक्षा से उसको अभी वर्तमान में पापी लोगों की संगति करता है तो नारकी कहते हैं। ऐसे ये एक नारकी में घटा है, ऐसे सब इसमें घटा सकते हैं। जब वह मनुष्य प्राणी वध करने का विचार कर सामग्री का संग्रह करता है तब वह संग्रह नहीं से नारकी कहा जाता है। ये वर्ग नहीं है, नहीं, कौन सा? संग्रह नहीं से नारकी किसको कहा? सब प्राणी वध करने का विचार कर सामग्री का संग्रह करता है तब वह संग्रह नहीं से नारकी कहा जाता है। तो ये सामग्री वो इकट्ठा करने लगता है, जैसे ये नियोजन करके सब करते हैं ना, एकदम कोई भी चोरी नहीं करता है या कोई किसी का घात नहीं करता है, पहले उसकी सब योजनाएं बनाई जाती है, वो सब सामग्री इकट्ठी की जाती है। ये तो स्थूल रूप से बताया से हम भी ऐसे प्राणी वध करने के जो भी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं घर में, तो क्या कर रहे हैं, नारकी का काम कर रहे हैं, बहुत परिग्रह बहुत आरंभ कर रहे हैं, तो सब उसकी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत बर्तन बहुत कपड़े बहुत सब सामग्री संग्रह कर रहे हैं, वो आरंभ सब नारकी आगे तब जाकर के नारकी बनेगी, वो बात है संग्रहणे से आगे नारकी। व्यवहार नहीं का वचन इस प्रकार है, जब कोई मनुष्य हाथ में धनुष और बाण लिए मृगों की खोज में भटकता फिरता है तब वह नारकी करता है। त्यानंतर मी घडलं होतं कसं घडलं होतं माझ्यापर्यंत सगळं लक्षात हे सगळं घडलं चेहऱ्यावर घडलं होतं आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये घडलं नाही नाही सकाळी हे होतं हे माझं तो व्यवहार में इसको कहा नारकी कि जब कोई मनुष्य हाथ में मनुष्य और बाण लिए पहले तो ये सब सामग्री इकट्ठी की तो संग्रहणे से उसको नारकी कहा और प्रत्यक्ष बाण लेकर के शिकार करने के लिए जा रहा है तो उसको नारकी कहा। रुजु सूत्र नय का वचन इस प्रकार है, आखेट स्थान पर पापी मृगों पर आघात करता है तब वह नारकी कहलाता है। प्रत्यक्ष वर्तमान पर्याय विशिष्ट झाला ना, प्रत्यक्ष उसने प्राणीवध किया तो वह रुजु सूत्र नय की अपेक्षा से नारकी। हम भी किसी को ऐसे शब्द भी कहते हैं तो वो समय वचनों से घात किया ना उस जीव का तब नारकी करते रुजु सूत्र नय से इस प्रकार के उस जीव का घात हो गया तो वही नारकी कहलाएगा। अपने जीव के भी हिंसा हुई ना उस समय। शब्द नय का वचन इस प्रकार है, जब जंतु प्राणों से विमुक्त कर दिया जाए तभी वह आघात करने वाला हिंसा कर्म से संयुक्त मनुष्य नारकी कहा जाए। अब उसने शिकार तो खेली लेकिन उसमें वो जीव मरा कि नहीं मरा वो नहीं कर सकते, रुजु सूत्र नय से इसने घात किया तो वो नारकी हो गई, लेकिन प्रत्यक्ष जब वो हिंसा कर्म से संयुक्त ये आघात करने वाला है हिंसा कर्म से संयुक्त जब प्राणों से विमुक्त कर दिया जाए, मतलब वह जिसको उसने बाण मारा था वह प्राणी मर गया तो वह शब्द नहीं की अपेक्षा से नारकी हो गई, तभी उसको नारकी करेंगे। समय पूर्व नय का वचन इस प्रकार है, जब मनुष्य नारक कर्म का बंधक होकर नारक कर्म से संयुक्त हो जाए तभी वह नारकी कहा जाए। यहाँ नरक गति नाम कर्म का बंध किया कि उस समय वह नारकी हो गया समग्र रूप से, वो प्रत्यक्ष नरक में गया नहीं लेकिन यहाँ नरक गति नाम कर्म का बंध किया क्योंकि उसके योग्य परिणाम
अवस्था में जीव चारों गतियों का बंधन करता है ना, कभी नरक गति, कभी मनुष्य गति, कभी दिव्य गति, कभी देव गति। तो जिस समय नरक गति के योग्य परिणाम हुए और उस समय नरक गति क्या बंद किया तो समुद्र होने से उसी को नारकी कहा। जब वही मनुष्य नरक गति को प्राप्त होकर नरक के दुख अनुभव करने लगता है तभी वह नारकी है ऐसा एवं भूत नहीं कहता है। तो उस नरक भाव से वो युक्त हो गए, वहाँ नरक में जाकर के नरक का दुख जो भोग है। अभी जो नरक में जितनी नारकी है वे सब एवं भूत नहीं की अपेक्षा से उनको नारकी कहेंगे। थोडं काय खुलासा करायचं तुमचं काय चिंतन असेल? जब नारकी जैसे परिणाम हुए पति एवं हमारे नरक जैसे परिणाम हो रहे हैं वो नरक में जाएगा आगे, इसलिए उसको वर्तमान में हम कह सकते हैं एवं भूतन ऐसे जो जिस क्रिया से संयुक्त हो एवं भूतन ऐसे नहीं कहेंगे ना वहाँ। ये तो जिस समय जो जीव जिस क्रिया से संयुक्त हो हम उसे तो जाति कह देते हैं, तो उस समय वो नरक जैसे परिणाम वो रुजु सूत्र ऐसे कह सकते हैं उसको, रुजु सूत्र ऐसे कह सकते हैं ना। जैसे नरक एवं भूतन से तो वो नरक में गया हुआ नारकी कहलाएगा। उस नरक पर्याय से विशिष्ट हुआ ना तभी उसको नारकी कहेंगे। शब्द के अनुसार उसका ये होना चाहिए ना। एक समय का पर्याय, एक समय का परिणाम। तो ये सब आगे की भी एक समय के पर्याय की अपेक्षा से है ना। जो रुजु सूत्र ने जिसको विषय बनाया उसी को विषय बनाने वाले आगे के हैं। ऐसे नरक में लगाया से सब तिर्यंच मनुष्य देव इनमें भी सात तो नहीं लगेंगे। ज्या समयाला तसे भाव केले त्या समयाला देव जिस समय असं नाही लावलं ना हेच नाही म्हणते वेगळं। यहाँ पर अलग बताया है, लेकिन एवं भूत में तो जिस समय जैसे कि हम आत्मा का चिंतन कर रहे तो आप वहाँ नरक गति में जाने के बाद ही वहाँ नरक गति की अवदैव होगा ना आपको, और एक भाव तो होगा। इस भाव की बात अभी जो आपका भाव है उसको मनुष्य गति रूप में कहेंगे ना उसको, नहीं एवं भूत नहीं से। जैसे कि अभी 22 नंबर की गाथा जो ये है समय सारखी जीवे व संपत्ति समय निजत्व जित्व दत्तेव गतमुक्त समासेन निर्दिष्ट। इसमें जब जिस समय यह जीव के साथ उपयोग लगाता है उसी समय वह मोक्ष में एवं ऐसा है। इस समय मेरे नारकी जैसे परिणाम हो रहे हैं, मैं उसका कर्ता भोगता हूँ। तो एवं भूत में से इस समय में नारकी के जिस समय जो जिस क्रिया से संपन्न होगा अभी गया नहीं तो भी उसको कर सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे कि सर असू द्या इथलाही विषय आहे आज थोडं वाचूया येत आहे विस्तार। इन समस्त नयों के विषयभूत नारकी समूह का विचार करके ही नारकी जीव किस प्रकार होता है यह प्रश्न किया गया है। अथवा नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से नारकी 4 प्रकार के होते हैं। नाम नारकी शब्द ही करते हैं, नाम नारकी शब्द को ही करते हैं। वह यह है ऐसा बुद्धि से विवक्षित नारकी का विवक्षित वस्तु के साथ एकत्व करके सद्भाव और असद्भाव स्वरूप से स्थापना नारकी कहलाता है। वह यह है ऐसे बुद्धि से विवक्षित नारकी का विवक्षित वस्तु के साथ एकत्व करके सद्भाव असद्भाव स्वरूप से स्थापना नारकी में वो हमेशा ऐसे होता है स्थापना निश्चित में विवक्षित वस्तु का, जैसे विवक्षित बहुबली है उनका इस अविवक्षित पत्थर की जो मूर्ति है उसमें स्थापना की। ऐसा अविवक्षित नारकी संबंधी प्राभुत का जानने वाला दोनों विवक्षित के साथ ऊपर अविवक्षित ही लिखा है।
हे दुसरं पुढचं ऍडिशन आहे ना, त्याच्यामध्ये दोन्हीकडे विवक्षितच केले आणि वर प्राकृतमध्ये जे ते दोन्हीकडे अर्पितच केले. मग कोणतं बरोबर आहे? आपण नेहमी व्याख्यान कशी करतो? विवक्षित वस्तूचा विवक्षित वस्तूमध्येच म्हणतो की अविवक्षित? विवक्षित म्हणणार ना, ती तशी नाही आहे म्हणून. विवक्षित म्हणजे जे विशिष्ट नाही तर आपल्या ज्यामध्ये स्थापना करायची त्याला पण विवक्षित म्हणतात. ज्यामध्ये स्थापना करायची आपल्याला ती पण विवक्षित वस्तू झाली. ती ज्याची करायची ती पण विवक्षित वस्तू. एका विशिष्ट वस्तूचा एका विशिष्ट वस्तूमध्ये असं वर प्राकृतमध्ये तिने आपली देणंच घेतले पाठ, त्याच्यामुळे ते असंच ठेवलं. नारकी संबंधी प्राकृत का जानने वाला दोन पाठ खाली एक पाठ. जिथं जे आहे तिथं राहू दे. दोन पाठ आहे. पहिला त्यांनी तो पाठ घेतला होता म्हणून तसा अर्थ केला होता. आता तो बदलून हा पाठ घेतला. असं लक्षात घ्या. असलेल्या वस्तू म्हणजे नसलेल्या वस्तूची स्थापना करणं. मग नसलेले म्हणलं तर अविवक्षित. हा आता नसलेली म्हणजे आता स्थापना निक्षेपामध्ये नसलेली वस्तू असलेली याच्यामध्ये स्थापित केली ते आहे ना. सगळं जे नाही आहे बाहुबली भगवान आता त्यांची त्या ठिकाणी असलेल्या मूर्तीमध्ये स्थापना केली ना, म्हणून असलेल्यामध्ये नसलेल्याची स्थापना असं आपण लक्षण करतो, म्हणून व्यवस्थितामध्ये अविवक्षितची स्थापना नाही. उलट हे झालं इथं. कुणाची स्थापना करायची त्याला विवक्षित म्हटलं. तर जे जे दिले ते ज्याच्यामध्ये केले त्याला अविवक्षित म्हटलं. त्याच्यापेक्षा विवक्षित नारकी अविवक्षित वस्तू. सर्वांनी भगवंतांनी जे म्हटले ते योग्य म्हणायचं. विवक्षित दोन्ही अर्थ लागू शकतात. तसं म्हणजे विवक्षित म्हणजे आता आपल्याला बहुबलीची स्थापना करायची ते विवक्षित झाले आणि ज्याच्यामध्ये केलं ते अविवक्षित असतं. परंतु इथं दोन्ही पण विवक्षित घेतलं म्हणजे ते ज्याच्यामध्ये स्थापना करतो ते एक विशिष्ट वस्तू आहे आणि ज्याची स्थापना करतो ते एक विशिष्ट वस्तू आहे. त्यामध्ये त्याचा स्थापना झाली. दोन्हीकडे विवक्षित घेतलं. नारकी संबंधी प्राकृत का जानने वाला किंतु उसमें अनुपयुक्त जीव आगम द्रव्य नारकी है. न्यायक्षरी भव्य और तद व्यतिरिक्त भेद से अनागम द्रव्य नारकी 3 प्रकार का है. न्यायक्षरी और भव्य ज्ञात कर्म और नो कर्म के भेद से तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य नारकी 2 प्रकार का होता है. 2 प्रकार का नरगति नाम कर्म के साथ प्राप्त हुए कर्म द्रव्य समूहों को कर्म नारकी कहते हैं. पाश पंजर यंत्र आदि नो कर्म द्रव्य जो नारक भाव की उत्पत्ति में कारणभूत होते हैं वे नो कर्म द्रव्य नारकी है. नारकियों संबंधी प्राकृत का जानकार और उसमें उपयोग रखने वाला जीव आगम भाव नारकी है. सब परिग्रह बहुत परिग्रह है. बहुत कर्म बन जाएगा. नारक कैसे भाव उत्पन्न होंगे? नाही ना. तर आगम भाव नारकीमध्ये वर्तमानामध्ये नारकी संबंधीच्या ज्या त्याच्या वरचं नो कर्म द्रव्य नारकी. दीदी ये 2 प्रकार के नारकी की समझ है. कौन से? ये 2 प्रकार के नारकी ना, कर्म नहीं कर्म के, ये नहीं है. कर्म नो कर्म तो वो जो नारक नाम कर्म रूप से जो परिणमित हुए कर्म परमाणु है उसको कर्म नारकी कहेंगे. उस कर्म द्रव्य को कर्म नारकी कहेंगे. और उसमें कारणभूत जो परिणाम होने में कारणभूत जो निमित्तभूत साधन है सबको नो कर्म नारकी कहना. जैसे वो शिकार करने के लिए बाण है, वो धनुष है, तलवार है, और लोगों पक्षियों को बांधने का पिंजरा है. तो ये सब वो नारक भाव उत्पन्न होने में कारण होते हैं ना, इसलिए उसको नो कर्म. म्हणून मी ताळा ते सांगते की जे सांगितलं जातं चारित्रामध्ये चारित्र में चरणानों के ग्रंथ में कहा जाता है जो चूहा आदि पकड़ने वाले पिंजरा आदि जो करते हैं वो सामग्री भी
नरक गति के लिए निमित्त कारण बन रही है और उसको लेकर हमारे परिणाम भी बन रहे हैं। इससे बाहर के लोक कर्म को और अपने अंतर के भाव कर्म को, इन दोनों को भी नरक गति के बन के कारण में इसमें सम्मिलित कर दिया है। ने उपचरित सद्भुत रहने से बाहर की सामग्री और अशुद्ध निश्चय से अपने परिणाम भाव कर्म, ये दोनों ही क्या हो गए भविष्य और आगे भविष्य काल में अनुपचरित असद्भुत रहने से नरक गति को लेके जाने के लिए निमित्त कारण बन जाएगा हमें। लेकिन भाव तो होकर तो कहेंगे कि वो उसको स्वामी नहीं, जो सामग्री है बाहर की वो उपचरित असद वो निमित्त बनेगी। तो नौ कर्म हो गया, नौ कर्म जो चूहे दान हुआ, चूहे दान में चूहा पकड़ा उस समय जो परिणाम हुए वो जो चूहे दान तो नौ कर्म हो गया, और जो हमारे उस समय के परिणाम हुए वो भाव कर्म। तो उस भाव कर्म में हमने उपचार करके कहा ये नारकी जैसे परिणाम। लेकिन उससे समय वो सामग्री जो भी नौ कर्म है, नौ कर्मों में नौ कर्म चरणारी योग में नौ कर्म छोड़ने की बात जो की जाती है वो इसलिए की जाती है कि उसके आश्रय से हमारे वैसे परिणाम बनते हैं। इसलिए हमने नौ कर्म को हाँ, छोड़ते हैं। इसलिए चरणारी योग ऐसी बात करता है कि भाई वस्तुओं को छोड़ो। और इसलिए चरणानंद में कहा कि बंदूक तलवार आदि व्यवसाय नहीं करना चाहिए क्योंकि सब वो हिंसा के कारण होते हैं। इसलिए वो नौ कर्मों को भी और उसके परिणाम के कारण दोनों को भी यहाँ ले लिया है। अध्यवसाय के निमित्त को जो बाह्य वस्तु है उसका त्याग करने के लिए इसलिए त्याग करने के लिए बाह्य वस्तु का त्याग करने के लिए। इसलिए माता जी का कहना प्रेशर कुकर आदि शादी में बेड न दे लड़की को, वो भी हिंसा के लिए कारण बन जाता है। संसार में समझ में हमसे क्या नारकियों संबंधित गति नाम प्रकृति के उदय से नरक अवस्था को प्राप्त जीव नो आगम भाव नारकी है। इस नारकी समूह का विचार करके नारकी जीव किस प्रकार होता है यह प्रश्न किया गया है। नरक नाम प्रकृति के उदय से नरक अवस्था को प्राप्त हुआ जीव, उसको नारकी कहानी। अथवा क्या नारकी औदयिक भाव से होता है, क्या औषमिक भाव से, क्या शायिक भाव से, क्या शैवशमिक भाव से, क्या पारिणामिक भाव से होता है? ऐसा बुद्धि से विचार कर नारकी जीव किस प्रकार होता है यह पूछा गया है। इस संदेह को दूर करने के लिए आचार्य अगला सूत्र कहते हैं। नरक गति नाम प्रकृति के उदय से जीव नारकी होता है। एवं भूत नय के विषय रूप औदयिक नो आगम भाव की अपेक्षा नरक गति नाम प्रकृति के उदय से जीव नारकी होता है। तिर्यंच गति में जीव तिर्यंच किस कारण से होता है? यहाँ भी नय, निक्षेप और औदयिक आदि 5 प्रकार के भावों के आश्रय से पूर्वोक्त विधि से संदेह की उत्पत्ति का प्ररूपण करना चाहिए। चिंतन कर तिरिक गदी नामाय उदयन सगळं मायाच्या घ्यावं लागतं चिंतनतेला कारण मायाच्या व्यक्तींची संगती केली, मायाच्या केल्याच्या सामग्री एकत्र करणे, संग्रह केले। 8 कर्मांच्या 4 गतीच्या बंधाचे कारण उमा स्वामीच्या तत्वात देणं त्याचा मनुष्य गती मनुष्य नाम कदम होते तिर्यंच गति नाम प्रकृति के उदय से जीव तिर्यंच होता है, क्योंकि तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय से परिणत जीव के तिर्यंच संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है। मनुष्य गति मनुष्य नाम कदम होती, मनुष्य गति में जीव मनुष्य कैसे होता है? यहाँ भी पहले के समान नए निक्षेपादि रूप से
संदेह की उत्पत्ति का प्रलोभन करना चाहिए। मनुष्य गति नाम प्रवृत्ति के उदय से जीव मनुष्य होता है, क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय से परिणत जीव के मनुष्य संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है। देवगति में जीव देव कैसे होता है, यह सूत्र सुगम है। देवगति नाम प्रवृत्ति के उदय से जीव देव होता है, क्योंकि देवगति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई अनिमादिक पर्याय से परिणत जीव के देव संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है। नरक शुरुआत में जो है ना, यहाँ से शंका प्रारंभ हुई है और शंका करने ये सब शंका की है कि केवल आप देवगति नाम कर्म के उदय से देव कैसे कहते हैं, नरगति नाम कर्म के उदय से नारकी कैसे कहते हैं। तो नरक तिर्यंच आहे ना, त्याच्या अगोदर शंका नरक जिस गति में जाएगा उसका तो संबंधी ही परिणाम वो बंधक होगा तो जब कदर बंधक के जो कारण कहे हैं देवगति जैसे सराग से नहीं, जब हम देवगति में गए तो हमारे देव संबंधी ही परिणाम। अब हम मनुष्य देवगति अवदेखा है ना, अवदाई ज्यादा नहीं, उसके जुड़े हुए सारे ही देव के अनुयायी परिणाम बनेंगे। अब मनुष्य में लेकिन हमारे मनुष्य के गति के उदय में हमारे ऐसा हो सकता है, मनुष्य के योग्य परिणाम होते हैं ना, लेकिन नारी जैसे भी बन जाते हैं। नहीं, वो मनुष्य गति के योग्य परिणाम होते हैं, ऐसे परिणाम के जो नरक गति के बंधन के कारण होते हैं, ऐसे परिणाम बनते हैं। लेकिन देवगति के जाने के बाद में ऐसे ही कारण परिणाम बनेंगे जो देवगति के लायक हैं। हाँ, तिर्यंच में तिर्यंच बस मनुष्य की फैसिलिटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सभी जगह ऐसे ही लगाना ना, जिस गति का उदय है उसका ही अवदय वहाँ कहा जाएगा, लेकिन उस जीव के जो परिणाम होते हैं, जैसे देवगति में नरक गति के योग्य तो परिणाम होंगे नहीं, बंधन के योग्य, मनुष्य तिर्यंच गति के योग्य परिणाम होंगे। तो जो मनुष्य तिर्यंच गति के कारण परिणाम है वहाँ बनते हैं। तो उस समय वैसा जब उन्होंने भाव किया तो उसको अन्य व्यवहार में से या सूत्र में से उस समय उसको तिर्यंच कहेंगे देव होते हुए। एवं पुत्र से उस देवगति में गया हुआ जो जीव है उसी को देव कहेंगे, तिर्यंच गति में गया हुआ जीव है उसी को तिर्यंच कहेंगे। नारक और तिर्यंच को नारक और देव के भाव नहीं होते हैं, तो उस गति में जो मरकर उस गति में उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उनको बनेंगे थे मनुष्य और तिर्यंच दो ही भाव बनेंगे। अब यहाँ पर अपने को ये जो ये शंका है यहाँ से प्रारंभ होती है, वो 60 पेज तक है। हाँ, 60 पाना पर और वहाँ समाधान है 60 पेज तक। तो शंका का वो अभ्यास है, मतलब वो शास्त्र का अभ्यास है, उसने सब शास्त्र पढ़ा हुआ है, इसलिए आचार्य को कहता है कि आपने एक ही गति नाम कर्म के उदय से वो भाव कैसे बताया। देवगति में तो 30 प्रकृति का उदय है, 29 प्रकृतियों का या 30 प्रकृति का नहीं, कितने प्रकृतियों का 29 प्रकृतियों का है, तो उतनी प्रकृतियों के उदय से आपने देवगति क्यों नहीं बताई, ये उसकी शंका है। इसलिए जितने भी चारों गति के उदय स्थान है वे सब 30 पेज में बताया, इसलिए कर्मकांड ग्रंथ आपके सामने निकल रहा है, उन्हें भी वो जेरोक्स भी करने के लिए आया है। इसको अपन एक बार थोड़ा सा दिमाग में लेते तो ये सब समझ में आएगा। सान्निपातिक भाव के कारण बनते हैं, उन सबको छोड़कर आप एक कोई क्यों बता रहे हैं, इसका प्रश्न है। तो थोड़ा सा अपन पहले एक बार पूरे रिविजन करते, कर्मकांड में गया हुआ प्रकरण है, ये उदय स्थान का नाम कर्म के उदय स्थान कुल 12 बताए हैं। इसमें 287 पेज नंबर लिखा है, 87 286 पेज नंबर निकाला, नाम कर्म के उदय स्थान। और दो में एक ले लो, 20 प्रत्यय तो 40 लोग है तो सब में हो जाएगा।
विग्रह गति, जब जो मरण करके विग्रह गति में जाता है तो वह कितनी नाम कर्म की प्रकृतियों का उदय होगा, उसका एक स्थान पर। फिर वह आगे जब शरीर धारण करता है तो उसको कहा मिश्र का। तो दूसरा कौन सा है? मिश्र का। तीसरा है शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई, फिर जब तक श्वास पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक ये काल को क्या कहेंगे? शरीर पर्याप्ति का। फिर चौथा है उच्छ्वास पर्याप्ति का। उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद जब तक भाषा पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक का जो काल है अंतर्मुक्त, वो उच्छ्वास पर्याप्ति का कहेंगे। तो वहाँ कितने कर्म का नाम कर्म का उदय आता है वो बताएंगे। फिर आगे पांचवा है भाषा पर्याप्ति का। ये भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद मरण पर्यंत उस जीव को उतनी ही प्रकृतियों का उदय रहता है हमेशा, नाम कर्म कम ज्यादा नहीं होता है उसमें कभी पाप कभी पुण्य होगा, लेकिन वो प्रकृतियां उतनी फिक्स रहेगी, उतने का उदय निरंतर रहेगा ही। तो पहले विग्रह गति में कितने प्रकृति का उदय थे तो अन्य जीवों की स्वामी की अपेक्षा से ही बताएंगे, चारों गति की अपेक्षा से। जैसे नरक गति में अभी यहाँ जो पहले बोलेगा नरक गति, तो नरक गति में कितने कितने प्रकृतियों का उदय आता है तो उसमें 5 पद स्थान है, 21, 25, 26, 27, 28, 25, 27, 28, 27, 28, 295 नंबर पेज है, उसमें वो कोष्टक है कौन कौन सा होता है। लेकिन थोड़ा सा पहले अपन तो पहले जो 20 प्रकृतियां हैं वो 20 प्रकृतियां कॉमन रूप से किसी भी अवस्था में सोए हो, जागरूक हो, विग्रह गति काल हो, कोई भी 20 प्रकृति फिक्स है कि 20 प्रकृति का उदय रहेगा। वो 20 प्रकृति कौन सी है तो उसमें 12 उदय प्रकृति, मतलब इसका संसार अवस्था में नित्य उदय रहता है। ये 12 ये 12 भी उदय कैसी है? तेजस, मैं पहले अक्षर में लिखती हूँ, तेजस, कार्बन, मैं पहले कौन से अक्षर में धीरज और शुभ, धीरज शुभ अशुभ और अवृलभ और निर्माण। कितने हो गए? 12 हो गए, 12 हो गए। 1, 2, 4, 6, इनका उदय तो जब तक इनकी उदय छुट्टी नहीं होती है तब तक इनका निरंतर उदय होता है। तब जैसे उसमें 13वें स्थान में और 8 प्रकृति ऐसी है उनका भी उदय रहेगा हमेशा, लेकिन एक फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए ये 8 अध्रुव उदय करेंगे। तो 4 गति में से कोई भी एक गति का उदय हमेशा रहेगा, 5 गति में से कोई भी एक गति का उदय हमेशा रहेगा। और त्रस बादर पर्याप्त, त्रस युगल, त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, इसमें से कोई ना कोई एक उदय आएगा। तो त्रस त्रिकलित, म्हणजे त्रिक म्हणजे कसं त्रस बादर पर्याप्त असं घ्यायचं आणि त्याच्या उलट 3 घ्यायचे, त्यापैकी ते 3 किंवा ते 3 उदय असतात। रसबाधापर्यंत आणि पर्याप्त और सुबह सुबह आदेय और
एकता रहेगी। ये कितने हो गए? 8 हो गए। 8 झाले किती? 2.5 8 झाले। तर ह्या 20 प्रकृतियों उदय निरंतर है। सदैव होता है। अब इसमें जब विग्रह गति में जाता है तो उस समय 20 को रहेगी, उसमें एक अनुकूल में उदय चालू होता है। अनुकूल इसलिए किसी भी चारों गति की विग्रह गति में उदय होगा 21 का। इसको विग्रह ऐसा विग्रह गति। अब अपन नाती का ही देखते हैं। पहले नाती सामान्य नियम अपन थोड़ा सा देखते हैं कि जब वह यह नाती 21 का उदय अनुकूल में सही 20 मतलब एक अनुकूल में रहेंगे तो 21 होगा। अब जब वह शरीर धारण करता है विग्रह गति में रहेगा 1 समय 2 समय 3 समय तक, इतने ही काल तक इस 21 का उदय होगा। और जब शरीर धारण करेगा तो एक साथ वहां पर एक इंद्रिय है तो वह 4 प्रकृतियों का उदय चालू होगा। जिस शरीर को धारण करेगा वो शरीर, जो संस्थान का उदय वहां होगा वो संस्थान, प्रत्येक साधारण में से एक और उपघात का उदय। उपघात का उदय केवल विग्रह गति में नहीं होता, बाकी अन्य सभी कालों में उपघात का उदय रहता है। तो 4 प्रकृतियों का तो एक इंद्रिय की अपेक्षा रहेगा, और ग्रस्त जीव होगा तो और 2 का उदय उसको रहेगा, एक संवहन और परघात नहीं, अंगोपांग और संवहन, क्योंकि एक इंद्रियों को अंगोपांग नहीं होता है और एक इंद्रियों को संवहन भी नहीं होता। इसलिए जब यहाँ 4 मिक्स करेंगे तो वो 24 हो जाएंगे और एक इंद्रिय की अपेक्षा, और ग्रस्त होंगे तो उसके 2 और जोड़ेंगे। और देव और कार्तिक को संबंध नहीं होता है, इसलिए उसमें केवल 5 प्रकृति जुड़ेगी। मतलब यहाँ अभी यहाँ से अपन नाती देखते हैं तो 21 का उदय अनुकूल में था, नरगति अनुकूल में, ये 20 प्रकृतियां रहेंगी। उसमें अब गति है तो नरगति लेंगे, जाते हैं तो पंचेंद्रिय जाते लेंगे, रस ही होंगे, पाठक होंगे, पर्याप्त होंगे, लेकिन वहां होगा अनादय और ऐश्वर्य होगा। उस गति के अनुसार वो उदय लगा। अब वहां जब शरीर धारण किया तो उसमें मिश्र काल करेंगे, तो एक अनुकूल में निकाल देंगे, क्योंकि अनुकूल में का उदय केवल विग्रह गति में ही होता है। तो 20 हुए, वापिस उसमें 6 जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे, एक शरीर, एक संस्थान, मतलब मुंडक संस्थान ही जोड़ेंगे, फिर एक शरीर, मुंडक संस्थान, प्रत्येक उपघात और उसमें एक अंगोपांग, संवहन नहीं होगा। इसलिए 5 प्रकृति के 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25। फिर वह शरीर पर्याप्ति उसकी पूरी होती है तो यहाँ परघात का उदय चालू होता है, विहाय होता है। तो का उदय पर्याप्त होने के बाद ही होता है। परघात का उदय तो अपर्याप्त अवस्था में भी है, लेकिन परघात का उदय पर्याप्त होने के बाद ही होता है। इसलिए और इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 27 का उदय होगा। और फिर जब शरीर पर्याप्ति पूरी हुई और उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी हुई तो वहाँ उच्छ्वास नाम के का उदय प्रारंभ होता है 28। तो वहाँ 28 का उदय होगा। और भाषा पर्याप्ति पूरी होने के बाद स्वर नाम का उदय प्रारंभ होता है, इसलिए वहाँ 29 प्रकृति का उदय होगा। तो यहाँ पर हाँ, तो ये अब बताइए, ये स्थान हो गए, इसको कहेंगे उदय स्थान। मतलब नारकी को क्रम से इतने नाम कर्मों की प्रकृतियों का उदय होता है। तो इसमें नरगति में अप्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय होता है, इसलिए वहाँ भंग बनते नहीं, एक ही प्रकार है वहाँ, इसलिए भंग सबकी एक ही बनेगी। भंग मतलब प्रकृतियों को बदल करके अपन स्थान के अनेक प्रकार करते हैं तो उसको भंग कहते हैं ना। तो यह नरगति में भंग बनेंगे नहीं, एक ही, मतलब जो एक प्रकार है वही होगा, मुंडक संस्थान का ही उदय होगा और दुर्भंग का ही उदय होगा, अनादय का ही होगा, अशक्ति का ही होगा, इसलिए वहाँ भंग नहीं बनते। तो इस सबके एक ही भंग है। अब आगे तिरेचे गती, नरगती के बाद कौन सी गती आती है? तिरेचे। सगळ्यांना पुस्तक एवढं वाचलं?
सविस्तर आहे प्रत्येकाचा विचार आहे. हाँ प्रत्येकाचं सांगितले. परत तिन्यांच्या गतीने ऐकेंद्रिय, विकलत्रय और पंचेंद्रिय ऐसे तीन क्रिया. ये पुनर्गति का इतना पढ़ते इतना ध्यान रहेगा. फिर उसके बाद तिन्यांच्या गति का पढ़ेंगे. कार्य आता काय विग्रह गति में स्थिर अस्थिर का भी कहा कार्य कहा दिखता है. महापुरुष शुभ का भी कार्य दिखता नहीं है, लेकिन उसका उदय होता है. दीदी देव गति में स्थिर अस्थिर क्या करती है? वहाँ धातु धातु के बोलते हैं ना? विग्रह गति में भी कहा धातु पदार्थ है. तो उसका रोल क्या है? सगळंच मतिश्रुत ज्ञानाने अब धरल्यावर बताया केवळ ज्ञानाने काय झालं? हाँ सगळंच मतिश्रुत ज्ञानाने धरल्यावर केवळ ज्ञानाने काय झालं? क्या क्या सगळं राहू दे. वो बोल रहे इतना जानना बाकी रहने दो, केवल ज्ञान होने के बाद सब चलने लगेगा. सब जगह को तो जानता है, लेकिन कुछ भी है ऐसा जानता है, इसलिए नरक तिर्यंच मनुष्य और देव ये गतियां यदि केवल अपनी एक एक प्रकृति उदय से आती हो तो नरक गति के उदय से नारकी, तिर्यंच गति के उदय से तिर्यंच, मनुष्य गति के उदय से मनुष्य और देव गति के उदय से देव होता है, ऐसा कहना उचित है. किंतु अन्य प्रकृतियां भी वहाँ उदय में आती है, जिनके बिना नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति नाम कर्मों का उदय पाया नहीं जाता. वह इस प्रकार है. मला ऐसा स्थिर अस्थिर तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब कोई भी आहार वगैरह ग्रहण करते हैं ना, तो तुरंत उसकी कोई ना कोई प्रोसीजर होगी. तो वो परमाणु उसी अवस्था में जितने काल तक रहेंगे तब वो स्थिर है, और वे अन्य अवस्था रूप से परिणमित हुए तो उसको ही अपने आप मतलब औदारिक शरीर है तो उसका तो क्रम से प्रोसीजर ऐसे होते हैं ना साधारण. लेकिन वहाँ पर भी ऐसे कोई ना कोई होगी ना प्रोसीजर कि वो कुछ परमाणु स्वरूप रहेंगे और कुछ परमाणु अन्य अवस्था में परिणमित हो गए, तो स्थिर अस्थिर दोनों का उदय वहाँ हो गया. या तो धातु का उदाहरण नहीं बताने के लिए, लेकिन वहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसका भी परिणाम होता रहेगा. वो परमाणु जब तक उस अवस्था में रहेंगे तब तक वो स्थिर रहेंगे, स्थिर नाम का होगा उदय, और वो दूसरे अवस्था में परिणमित होंगे तो वो अस्थिर नाम का होगा. तो ये हर समय चलते रहेंगे, हर समय आहार वगैरह ग्रहण करता रहता है, देवगति में भी नरगति में भी, और उसका कुछ न कुछ परिणाम तो चालू ही रहेगा. हाँ तेजस कार्बन को भी वो विग्रह गति में होता है ना, तेजस कार्बन शरीर, उसके भी ऐसा ऐसा कुछ तो होता होगा, अपने ध्यान में स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ न कुछ उसका कार्य होता है. उसके बिना उदय कैसे करें? वो प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय प्रत्यक्ष इसलिए उसको नहीं बताया. आज्ञा संयुक्त. हाँ आज्ञा संयुक्त. वसंत चलिए. नारद की जीवों के 5 उदय स्थान हैं. 21, 25, 27, 28 और 29 प्रकृतियों संबंधित 21, 25, 27, 28, 29 इनमें 21 प्रकृतियों के उदय स्थान को कहते हैं. वह इस प्रकार है. नरगति पंचेंद्रिय जाति, तेजस और कार्बन शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, नरगति, प्रायोग्यानुपूर्वी, अवरुलभुक, रस, बादल, पर्याप्त, स्थिर और अस्थिर, शुभ और अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशस्वी कीर्ति और निर्माण प्रकृतियों को लेकर 21 प्रकृतियों संबंधी पहला उदय स्थान होता है. यहाँ एक ही हुआ. बार बार आने वाले वो सब प्रकृतियों के नाम बताते हैं ना, नरगति में कौन कौन सी प्रकृति है. तो ये 21 प्रकृति सब जगह है, खाली पाव या कुछ ऐसे बदल जाए. शंका. यह 21 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किसके होता है? समाधान. विग्रह गति में विद्यमान नारकी जीव के यह 21 प्रकृतियों
वाला उदय स्थान होता है। शंका, यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है? समाधान, यह उदय स्थान क्रम से कम एक समय और अधिक से अधिक 2 समय तक रहता है। दीदी ये नहीं समझना आता है। एक समय तो है, अधिक से अधिक 2 समय, जयधरलाल जी ने कहीं कहीं 4 समय रखा। इसका क्या लॉजिक है? उदय स्थान किसका उदय स्थान? 26, 28, 29 नहीं, बराबर है, लेकिन अपनी नरक गति में जाने के लिए जीव यहाँ से जाएगा तो 2 ही मोड़े ज्यादा से ज्यादा रह सकता है, 3 मोड़े नहीं देता, इससे 2 ही समय लगेंगे ना उसमें। 3 मोड़ा तो केवल एक इंद्रिय में उत्पन्न होने के लिए ही निष्कुट क्षेत्र में। उन लड़कियों का यह 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान है, उस स्थान में यही प्रकृतियां हैं। इतनी विशेषता है कि पूर्वोक्त 21 प्रकृतियों में से नरक दत्यानुपूर्वी को छोड़कर वैक्रिक शरीर, कुंडक संस्थान, वैक्रिक शरीर एक लिखना वहाँ पर है नहीं, हमारे से आपके इसमें है वैक्रिक शरीर लिखना और बीच छोड़कर है ना, उसके बाद वैक्रिक शरीर आपको उपांग, फिर उसके बाद कुंडक संस्थान लिखना, फिर उद्गार और प्रत्यक्ष। 2 प्रकृतियों के नाम छूट गए हैं, एक वैक्रिक शरीर लिखना है और एक कुंडक संस्थान लिखना है। प्रत्यक्ष इन 5 प्रकृतियों को मिला देने से 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यह 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किसके होता है? समाधान, जिस नारकी जीव ने शरीर ग्रहण कर लिया है उसके यह 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। शंका, यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है? समाधान, शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर शरीर पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय पर्यंत अर्थात अंतर मुहूर्त काल तक यह उदय स्थान रहता है। यह पूर्वोक्त कथन का तात्पर्य है। पूर्वोक्त एक भंग के साथ अब 2 भंग हो गए। इसका भी एक भंग पहले का है, कुल मिलाकर के 5 भंग होंगे। पूर्वोक्त 25 प्रकृतियों में परघात तथा अप्रशस्त विहायो गति मिला देने पर 27 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। शंका, यह 27 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किस काल में होता है? समाधान, शरीर पर्याप्ति रचित हो जाने के प्रथम समय से लेकर आन प्राण पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय पर्यंत इस काल में यह 27 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। शंका, वह कितने काल तक होता है? समाधान, जघन्य और उत्कृष्ट रूप से अंतर मुहूर्त काल तक होता है। यहाँ तक कि सब भंगों को जोड़ 3 भंगों का जोड़ 3 हुआ। पूर्वोक्त 27 प्रकृतियों में उच्छ्वास को मिला देने पर 28 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। शंका, यह 28 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किस काल में होता है? समाधान, आण प्राण पर्याप्ति के पूर्ण हो जाने के प्रथम समय से लेकर भाषा पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय तक इस काल में होता है। शंका, वह कितने काल तक होता है? समाधान, जघन्य और उत्कृष्ट रूप से अंतर मुहूर्त काल तक होता है। सब पर्याप्तियों को पूरा होने के लिए अंतर मुहूर्त काल नहीं लगता है, इसलिए वो जो बीच का काल है सब अंतर समान मुहूर्त होगा, जगह उत्कृष्ट अधिकारी है ना, एक नारकी के लिए, दूसरी नारकी के लिए, तीसरी नारकी के लिए, सबका भाषा के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई जल्दी पर्याप्त होता है, कोई उसमें आता है ना, जब संचय करते हैं तो आता है ना, कोई जो अल्पकाल में वो बार नरक में आने जाने का जिसका ये हो गया अभ्यास वो फास्ट 10 मिनट तक में आएगा, नहीं आता है ऐसे नहीं।
अलग केवल जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो काल बताया है उसका उसमें से कोई भी काल है। तो फास्ट का रीजन है कि जो जल्दी जल्दी नरक में जाता है उसका क्या? तो उसमें दिया है कि मुझे पूरे याद नहीं है। अपन भी जैसे वो देखा ना विख्यात होगा उसका जगन्य काल जब देखा तो वैसे ही बताया था उन्होंने कि जो बार बार वगैरह में आने की उसको जिसको आदत है तो उसका जगन्य काल। यहाँ तक के सब भंगों का जोड़ 4 हुआ। पूर्वोक्त 28 प्रकृतियों में दुस्वर को मिला देने पर 29 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। शंका, वह 29 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किस स्थान होता है? स्थान में किस स्थान किस काल किस काल में किस काल किस काल में? किस काल में? किस स्थान में किस काल में? समाधान, भाषा पर्याप्ति पूर्ण करने वाले के प्रथम समय से लेकर अपनी अपनी आयु स्थिति के अंतिम समय पर्यंत इस स्थान में वह 29 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। शंका, वह कितने काल तक होता है? समाधान, जगन्य अंतर मुहूर्त कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त कम 33 सालों है। नरगति की आयु जो है कम से कम 10,000 है। उसमें से पहले सब बाकी की पर्याप्तियों का काल घटाएंगे तो अंतर्मुहूर्त कम हो जाएगा। इसलिए अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष जगन्य काल का 29 प्रकृतियों के उदय का और उत्कृष्ट 33 साल है। इसलिए अंतर्मुहूर्त कम 33 साल। यहाँ तक सब भंगों का योग 5 हुआ। आगे कब तक? विरेंद्र में 3 प्रकार होंगे, एकेंद्रिय, विकलत्रय और पंचेंद्रिय। ऐसे विकलत्रय और पंचेंद्रिय में अंतर नहीं है। एकेंद्रिय तो एकेंद्रिय जब विग्रह गति में होंगे तब उसको भी 21 है। विरेंद्र गति में होंगे लेंगे वहाँ नरगति और जब वो शरीर ग्रहण करते हैं उस समय 4 प्रकृतियों का उदय एक साथ चालू होता है। कौन कौन से 4 प्रकृतियाँ? एक शरीर, व्यावहारिक शरीर, व्यावहारिक अंगोपान नहीं होता है इसको, संस्थान होगा और प्रत्येक या साधन में से कोई एक। इस प्रकार 4 प्रकृति निकालना और ये 4 प्रकृति जोड़ना तो 24 का उदय होगा। जब शरीर पर्याप्ति उनकी पूरी होती है तो वहाँ पर परखान का उदय चालू होगा और व्याय गति तो उनको होती नहीं है। कुठली प्रकृती कमी केली? अनुपूर्वी कमी करायची आणि 4 जोडायचे। तो पर्याप्ति पूरी होने के बाद वहाँ एक ही प्रकृति अधिक होगी, कौन सी? परखान। लेकिन किसी किसी एकेंद्रियों को 8 पर उद्योग का भी उदय होता है, इसलिए उसकी अपेक्षा में 2 आएंगे प्रकार। किसी को 25 का उदय होगा और कोई 8 पर उद्योग सही है तो 26 का और 26 श्वासोच्छ्वास। हाँ, तो यहाँ श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने के बाद उच्छ्वास नाम का उदय चालू होगा तो 26 का उदय ये 27 और भाषा पर्याप्ति में नहीं। यहाँ और 27 यहाँ आटव्य उद्योग या यहाँ पर आटव्य उद्योग का उदय होगा तो 27। तो एकेंद्र के 4 उदय स्थान होंगे 21, 24, 25, 26 या किसी को 21, 24, 26 और 27। इसलिए कुल उदय स्थान कितने होंगे? होगा यहाँ पर 21, 24, 25, 26 और 27। 5 हो गए, 5 उदय स्थान हो गए। हाँ, तो अब यहाँ एकेंद्रिय में भंग बनेंगे। मला बघायला तर नोट्स नाही, झेरॉक्स करायला नाही द्यायचं, ठीक है। अपन काव्य यायचं। तो यहाँ पर 21 जो है वहाँ पर कौन कौन सी अपन देखी प्रकृति बादल है ना, तो
दो भंग बनेंगे इसके, पर्याप्त का होगा या अपर्याप्त का, इसके दो भंग होंगे। और प्रत्येक साधन बाधा या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, ऐसे दो भंग होंगे। और प्रत्येक साधन तिथे भंग सांगितले चित्रात। अब तेरे जो बाकी भंग जो है वो जहाँ जहाँ दिखे ना वहाँ वहाँ अपन देखते जाएंगे पढ़ते समय। अब विकलन में जीकर देखते हैं, द्विन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय सब समान ही है वैसे, इसमें भी पंचेंद्रिय इसमें 21-26। तो यहाँ पर जब शरीर पर्याप्त विग्रह होती है तो 21 का उदय रहेगा 26। और फिर विकल्प रहे ग्रस्त होने से यहाँ एक साथ 6 प्रकृतियों का उदय प्रारंभ होता है। कल पूर्व निकाला 6 जो एक शरीर, एक संस्थान, प्रत्येक साधारण से साधारण होता है नहीं है, प्रत्येक अंगोपांग और संबंध, इस प्रकार 6 प्रकृति मिलाएंगे 26 का उदय चाहिए। फिर इसमें शरीर पर्याप्त पूरी होने के बाद पदार्थ और देह तो एक साथ प्रारंभ 28। तो 28 का उदय होगा। और यहाँ जो इसको उद्योग का भी उदय हो सकता है, तो यहाँ पर्याप्त होने के बाद ही आत्मा और उद्योग इन प्रकृतियों का उदय भी पर्याप्त होने के बाद ही प्रारंभ होगा। इसलिए यहाँ पर दो बनेंगे, किसी को 28 का उदय, किसी को 29 का। और उच्छ्वास पर्याप्त पूरी होने के बाद ही उच्छ्वास का उदय चालू होगा और उद्योग सहित है तो 30 का। और भाषा पर्याप्त में एक स्वर नामकरण का उदय चालू होगा और यदि 8 उद्योग सहित है तो 39 का उदय होगा। अब जो है उसके अनुसार कहना, द्विन्द्रिय जीव है तो द्विन्द्रिय जाति नाम कर्म, त्रिन्द्रिय है तो त्रिन्द्रिय जाति नाम कर्म, ऐसे केवल प्रकृतियां बदलेगी, संख्या में कुछ अंतर नहीं आएगा। संख्या इतनी होगी, द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। और भंग जो है वो अलग अलग बनेंगे। तो पहले यहाँ एक केंद्र के बताएंगे, उदय स्थान और भंग बताएंगे, इस समय पर देखेंगे। तिर्यंच गति में 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 ये 9 उदय स्थान होते हैं। 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अतः सामान्यतः एकेंद्रिय जीवों के 21, 24, 25, 26 और 27 ये 5 उदय स्थान होते हैं। आतप और उद्योग इन 2 प्रकृतियों के उदय के बिना एकेंद्रिय जीव के 27 प्रकृतियों वाले स्थान से रहित शेष 4 उदय स्थान होते हैं। 24, 25 और 26 आतप और उद्योग के उदय सहित एकेंद्रिय जीव के 25 प्रकृतियों वाले स्थान से रहित शेष 4 उदय स्थान होते हैं। 26 चालू है, 2 प्रकृतियां जुड़ गई ना, एक पराघात और आतप। उनमें आतप और उद्योग से रहित एकेंद्रिय जीव के उदय स्थान कहने पर तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति, तेजस और कर्माण शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी, अग्रु लघुक, स्थावर, बादल और सूक्ष्म इन दोनों में से कोई एक, पर्याप्त और अपर्याप्त में से कोई एक, स्थिर और अस्थिर, शुभ और अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यशस्कृति और अयशस्कृति में से कोई एक और निर्माण इन 21 प्रकृतियों का उदय विग्रह गति में वर्तमान एकेंद्रिय जीव के होता है। अभी प्रकृति जब पढ़ते ना वहाँ ध्यान देते फिर वहाँ हम भंग नहीं कर सकते। स्थिर शुभ अशुभ में तो भंग बनते नहीं, क्योंकि दोनों का उदय रहता है एक साथ। इसलिए
कृत्य उसके साथ भंग नहीं बनेंगे। लेकिन एक केंद्र में कभी ऐसे कृत्य कर किसी को ऐसे कृत्य का किसी को ऐसे कृत्य का उदय रहेगा, तो इसके निमित्त से क्या होंगे, भंग बनेंगे। पादर्याम सूक्ष्म का उदय होगा या पर्याप्त और अपर्याप्त, इसलिए कितने भंग बनेंगे यहाँ पर आप होशियार है तो निकालोगे, आठ। लेकिन अब वहाँ पर अलग अलग कहते हैं, पादर के साथ में और सूक्ष्म के साथ में। आगे बताते हैं दीदी एक इंद्रिय को अंगोपांग में तो निर्माण नाम कर्म है, एक इंद्रिय में अंगोपांग में नहीं है, तो बाकी रचना तो है किस टाइप की पत्तियों की शरीर की रचना होगी, हम जैसे भी होगी, जल टाइप की है या जिसकी चीज करता उदय उसके अनुसार उसकी शरीर की रचना होती है, उसमें निर्माण है। और एक ही बात पूछूं, जो शुभ अशुभ नामकरण होता है, ये भाग्य भाग्य से लेते हैं या सुंदरता से लेते एक हैं? इंद्रिय को अंगोपांग नहीं, अंग इसे उपांग नहीं है, अंगोपांग भी नहीं है ना? कहने में अंगोपांग कहने में आता है, लेकिन एक इंद्रिय को अंग ही होते, उपांग नहीं होते। तो उसका निर्माण नामकरण वहाँ पर चलता है। निर्माण नामकरण नहीं कहते शुभ अशुभ ये भाग्य से लेंगे या सुंदरता से लेते हैं शुभ अशुभ? कई जगह भाग्य से लिखा रखा है, कई जगह सुंदर असुंदर से ले रखा है, अवयवों से ले रखा है। किसी का भाग अच्छा होता है तो उसे शुभ कह देते हैं हम नामकरण। दो जगह हमने दो बात पढ़ी। उसको उद्गल विपाकी शायद कहा है। उद्गल विपाकी तो है, लेकिन सुंदरता से लेंगे या अच्छा भाग्यशाली है नहीं भाग्यशाली, वो भाग्यशाली में फिर वो जीवन विपाकी हो जाएगा ना, तो फिर इसके मतलब सुंदरता से लेंगे। सुंदरता मतलब अच्छा अवयव है। गुलाब का फूल अच्छा है, शुभ नामकरण वहाँ दोनों है, सभी को सभी का है। हाँ भाग्य नहीं बात है, या जैसे तीर्थंकर है, किसी को भी एक का वो नहीं, कोई भी कितना सुंदर समझ संस्थान में हो तो भी उसको शुभ अशुभ दोनों का उदय रहेगा। तो अशुभ क्या करेगा संचक संस्था? क्या अब उसके भीतर के अपने को क्या पता है क्या है, लेकिन दोनों है उदय सब। जैसे कि गुलाब के कांटे। शंका, यह 21 प्रकृति वाला उदय स्थान कितने काल तक रहता है? समाधान, जगन्यतः एक समय और उत्कृष्ट से 3 समय तक यह उदय स्थान रहता है। यहाँ अक्ष परावर्तन करके भंग निकालना चाहिए। उनमें अयशस्कृति के उदय के साथ बादर सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त के विकल्प से 4 भंग होते हैं। यशस्कृति के उदय के साथ एक ही भंग होता है, क्योंकि सूक्ष्म और अपर्याप्त के साथ यशस्कृति के उदय का अभाव है। अथवा यह कहो कि यशस्कृति के साथ सूक्ष्म और अपर्याप्त प्रकृतियों का उदय नहीं होता। इस कारण इस उदय स्थान में 5 ही भंग होते हैं। तो उसके 5 भंग होते, उसके साथ में पहले बादल सूक्ष्म ऐसे वो ये करते हैं ना, बदल करके प्रकृतियों को बदल करके बादल सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त और अयशस्कृति, तो इसके भंग बनाएंगे तो कितने होंगे? जैसे बादल के साथ में बादल पर्याप्त अयशस्कृति, बादल पर्याप्त अयशस्कृति, ये दोनों बादल अपर्याप्त यशस्कृति नहीं होगा, उसके साथ अयशस्कृति अपर्याप्त के साथ अयशस्कृति का ही बंद होगा। पहले तो वो किए बादल पर्याप्त यशस्कृति, बादल पर्याप्त अयशस्कृति, दोनों बादल अपर्याप्त के साथ में अयशस्कृति, बादल अपर्याप्त अयशस्कृति, तो कितने लोग हो गए? 3। अब सूक्ष्म के साथ कितने होंगे? सूक्ष्म पर्याप्त अयशस्कृति, सूक्ष्म अपर्याप्त अयशस्कृति, ऐसे 2 ही होंगे। इसके साथ भी केवल अयशस्कृति का ही उदय रहता है, इसके साथ भी केवल अयशस्कृति का उदय रहता है। इसका ऐसा कह सकते हैं कि बादल के संदर्भ में इसके बादल के 3 भंग हो गए और सूक्ष्म के 2 भंग। 5 भंग इस 21 प्रकृति
संस्थान, उपघात और प्रत्येक और साधारण शरीरों में से कोई एक इन चार को मिला देने पर 24 प्रकृतियों वाला उदय स्थान हो जाता है। पर है ना, ऐसे आप रख सकते हैं यश कीर्ति के साथ चार भंग बताए और यश कीर्ति के साथ चार भंग, यश कीर्ति के साथ एक ही भंग बनेगा। यश कीर्ति का उदय बादल के साथ और पर्याप्त के साथ नहीं होगा, इसलिए यश कीर्ति का भंग एक और यश कीर्ति के भंग चार। तो बादल और सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त ऐसे चार भंग यश कीर्ति को होंगे और यश कीर्ति के केवल एक ही भंग होगा, बादल, पर्याप्त और यश कीर्ति। शंका, यह 24 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किस स्थान में होता है? समाधान, शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर शरीर पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय तक के स्थान में यह उदय स्थान होता है। शंका, यह उदय स्थान कितने काल तक होता है? समाधान, जगन्य और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। यहाँ अपयश कीर्ति के अयश कीर्ति के उदय सहित बादल, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त और प्रत्येक साधारण के विकल्प से 8 भंग होते हैं। यशस कीर्ति के उदय सहित एक ही भंग है, क्योंकि यशस कीर्ति के साथ सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन प्रकृतियों का उदय नहीं होता। इस प्रकार इस स्थान में सब भंगों का योग 9 हुआ। बादल, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, यश कीर्ति के साथ अयश कीर्ति के साथ ये 8 भंग होंगे। 2 का गुणा करो या बादल सूक्ष्म लिखा है उसके ऊपर और प्रत्येक साधारण लिखा, तो प्रत्येक साधारण, बादल, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त ऐसे सबको एक एक साथ जोड़ेंगे तो यश कीर्ति के साथ जोड़ेंगे तो 8 भंग बनेंगे और यश कीर्ति के साथ एक ही भंग बनेगा। बादल, पर्याप्त और प्रत्येक यश कीर्ति एक ही भंग बनेगा, ऐसे 9 भंग। पूर्वोक्त उदय स्थान की प्रकृतियों में से अपर्याप्त को छोड़कर शेष 24 प्रकृतियों में परघात को मिला देने पर 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ पर अयश कीर्ति के उदय के साथ बादल, सूक्ष्म और प्रत्येक साधारण के विकल्प से 4 होते हैं, क्योंकि 4 भंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपर्याप्त का उदय नहीं होता। अपर्याप्त के साथ 2 ही उदय काल होते हैं, विग्रह गति काल और मिश्र काल। आगे के 3 काल होते नहीं, तो जो 2 काल है उसी में अपर्याप्त के उदय स्थान आएंगे, इसलिए शरीर पर्याप्त पूरी होने के बाद अपर्याप्त का उदय रहेगा। तो जो अपर्याप्त नामकरण का उदय जिनको है ये मिश्र काल में मिल जाते हैं ना, इसलिए भंग यहाँ 9 नहीं बने। 26 के कितने बने? 26 के 9 भंग बने ना, 24 के 24 के कितने बने? 5। 2 ये यश कीर्ति के साथ 8 और उसका एक यश कीर्ति का 1 कितने हुए? 9 और यहाँ कितने बने थे? 5। तो एक केंद्र के 21 उदय स्थान में 5 भंग हो गए, 24 में 9 भंग। अब 25 और 26 के आगे बताइए। 26 के भी बताएं, 25 के बताएं। यशस कीर्ति 5 एक ही भंग होता है, इससे भंगों का योग 5 हुआ। शंका, यह 25 प्रकृति वाला उदय स्थान किस स्थान में होता है? समाधान, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के प्रथम समय से लेकर आन पान पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय तक के स्थान में यह उदय स्थान होता है। शंका, यह उदय स्थान कितने काल तक होता है? समाधान, जगन्य और उत्कृष्ट से इस उदय स्थान का अंतर्मुहूर्त काल है। आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुई उसी जीव के पूर्वोक्त 25 प्रकृतियों में उच्छ्वास के मिला देने पर 26 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। शंका, यह 26 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किसके होता है?
आन प्राण पर्याप्ति से पर्याप्त हुए एकेंद्रीय जीव के यह 26 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। शंकर, यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है? समाधान, जगन्य से अंतर्मुख और उत्कृष्ट से अंतर्मुख ही 22,000 वर्ष तक यह उदय स्थान रहता है। उत्कृष्ट आयु है ना, पृथ्वी का 22,000 वर्ष उस अपेक्षा से दिया है। यहाँ पूर्ववत 5 ही अंग होते हैं। वनस्पति का एक 10 लाख 10,000 वर्ष हे कमी आहे ना, सगळ्यात उत्कृष्ट आहे ना 22,000 वर्ष जास्तीत जास्त असते। जे एकदा दगड झाला की 22,000 वर्ष पर्यंत दगड झाला। ये दीदी सारा जीरोक्स में लिखा है। मैंने वो लिखा है, भंग लिखे खाली, और उदय स्थान इसमें कर्मकांड में है, वो तो उसी का जेरोक्स करके भंग लिखे हैं। भंग लिखेंगे 5 जितने अब आतप और उद्योग नाम कर्म प्रकृतियों के साथ होने वाले एकेंद्रिय के उदय स्थानों को कहते हैं। इनमें 21 और 24 प्रकृतियों वाले उदय स्थानों की पूर्ववत प्ररूपणा करनी चाहिए। विशेषता केवल इतनी है कि उक्त दोनों उदय स्थानों के यशकृति और अयशकृति प्रकृतियों के उदय सहित केवल दो ही भंग होते हैं, क्योंकि जिन जीवों के आतप और उद्योग का उदय होने वाला है, उनके सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर इन प्रकृतियों का उदय नहीं होता। वे विग्रह गति में भी होंगे, आगे उनको उद्योग का उदय होने वाला है ना, तो बादल में पैदा होंगे, पर्याप्त नाम कर्म में वो उदय होगा, इसलिए विग्रह गति काल में भी उनकी वो भंग नहीं बनेंगे, दो ही भंग। किंतु ये दो भंग पूर्वोक्त 21 और 24 प्रकृति संबंधी उदय स्थानों में पाए जाते हैं, अतः उन्हें निकाल देना चाहिए। पुनः शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के परगात तथा आतप और उद्योग इन दोनों में से कोई एक, इस प्रकार दो प्रकृतियों को पूर्वोक्त 24 प्रकृतियों में मिला देने पर 25 प्रकृतियों वाले उदय स्थान का उल्लंघन कर 26 प्रकृतियों वाला उदय स्थान उत्पन्न होता है। शंका, यह 26 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किसके होता है? समाधान, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए एकेंद्रीय जीव के होता है। शंका, इस 26 प्रकृतियों वाले उदय स्थान का समय कितना है? समाधान, जगन्य और उत्कृष्ट से अंतर्मुख काल है। यहाँ यशस्कृति अयशस्कृति तथा आतप उद्योग के विकल्प से 4 भंग है। इन 4 भंगों को प्रथम 26 प्रकृतियों वाले उदय स्थान संबंधी 5 भंगों में मिला देने पर 9 भंग होते हैं। आन प्राण पर्याप्ति से पर्याप्त हुए उसी एकेंद्रीय जीव की उक्त 26 प्रकृतियों में उच्छ्वास को मिला देने पर 27 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ यशकीर्ति अयशकीर्ति और आतप उद्योग के विकल्प से 4 भंग है। समस्त एकेंद्रियों के सब उदय स्थान संबंधी भंगों का योग 32 होता है। यहाँ पर जो है ये पहले 5 हुए थे, 9 फिर 5 और इस 26 के भी कितने होंगे? 5 और इस 26 के जो भंग है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। यशकीर्ति का उदय या आतप और उद्योग, आतप के साथ यशकीर्ति और उद्योग के साथ में यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इस प्रकार ये 4 होंगे। और यहाँ पर भी 27 के जो है वो 4 होंगे। और यहाँ पर जो आतप और उद्योग प्रकृति जिनको उदय आने वाला उनके यहाँ 2 होते हैं, लेकिन ये 5 और भंग में वो आ गए, उनके आतप और उद्योग का उदय यहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो अलग से कोई प्रकार अलग नहीं होगा उसका, यही से उसके अलग प्रकार होगा, इसलिए यहाँ पर वो भंग गिनना नहीं। तो कुल भंग कितने हो गए? 5 और 9 और 14, 14 और 5 19 और 9 और 9 हो गए, 18 हो गए, 27 हो गए।
प्रकार से नाम कर्म का उदय होगा ही केंद्र। 25 महाराज क्या केंद्र विशेषण गोमटसार कर्मकांड की 588वीं गोमटसार कर्मकांड की 588 आदि गाथाओं में जो उदय स्थान बतलाए गए हैं उनमें 21 और 24 प्रकृतियों के उदय स्थानों में आतप उद्योग प्रकृतियों के उदय का कहीं उल्लेख या संकेत नहीं किया गया है। विग्रह गति में व अपर्याप्त अवस्था में इन प्रकृतियों का उदय भी संभव नहीं प्रतीत होता। धवलाकार ने स्वयं पृष्ठ 38 पर दोनों प्रकृतियों के साथ अपर्याप्त प्रकृति के उदय का अभाव बतलाया है। अतएव यहाँ पर ऐसा अर्थ लेना चाहिए कि जिन एकेंद्रिय जीवों के आगे चलकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर आतप या उद्योत प्रकृति का उदय होने वाला है, उनके सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियों का उदय नहीं होगा। अतएव तत्संबंधी भंग भी उनके नहीं होंगे। केवल यश कीर्ति और अयश कीर्ति के विकल्प से दो ही भंग होंगे। आतप और उद्योग सहित जो जीव होगा उसके विग्रह काल में मिश्र काल में दो ही भंग बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे जाकर के आतप और उद्योग का उदय आने वाला है। ऐसा जीव कौन होगा? एक तो बादल भी होगा या पर्याप्त भी होगा, इसलिए उसके वहां दो ही भंग बनते हैं। केवल दो है। प्राण पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विंद्रिय जीव के पूर्वोक्त 28 प्रकृतियों में उच्छ्वास के मिला देने पर 29 प्रकृति के उदय स्थान होते हैं। यहाँ भी दो ही भंग होते हैं। भाषा पर्याप्ति 29 में उच्छ्वास में डालेंगे। दोनों उदय स्थान होते हैं। एक अस्तित्व उदय स्थान होता है, दोनों भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विंद्रिय जीव के पूर्वोक्त 29 प्रकृतियों में दूसवर के मिला देने पर 30 प्रकृतिक उदय स्थान होता है। यहाँ भी दो ही भंग होते हैं। अब उद्योग के उदय सहित द्विंद्रिय जीव के उदय स्थान के 5 स्थान 21, 26, 28, 29 और 30। अब उद्योग सहित होगा तो उसके वहाँ एक प्रकृति पड़ते हैं। 21, 26, 29, 30 और 31 उसके भंग बताते हैं। अब उद्योग के उदय सहित द्विंद्रिय जीव के उदय स्थान कहने पर 21 और 26 प्रकृति उदय स्थान तो जैसे पहले कह आए हैं उसी प्रकार कहना चाहिए। फिर 26 के ऊपर परभाग, उद्योग, अप्रशस्त विहाय गति इन तीन को मिला देने पर 29 प्रकृतिक उदय स्थान होता है। यश कीर्ति के उदय सहित एक भंग होता है और अयश कीर्ति के उदय सहित एक। इस प्रकार यहाँ भंगों का योग 2 होता है। फिर इन दो भंगों में पूर्वोक्त 29 प्रकृतिक उदय स्थान संबंधी 2 भंगों को मिला देने पर 4 भंग होते हैं। उद्योग के 2 और उद्योग सहित के 2 वर भाषा पर्याप्ति और ऊपर जो उन्होंने 21 और 26 में 3 भंग बताए ना, यहाँ पर 26 के ऊपर उद्योग के उदय से द्विंद्रिय जीव के उदय स्थान करने पर 21 और 26 प्रकृति उदय स्थान को जैसे पहले का वैसे उसी प्रकार कहना चाहिए। फिर 26 के ऊपर 28 का तो यहाँ जो 3 भंग गए ना वो नहीं होनी चाहिए। सब अभी मुझे एक बात में है कि अपर्याप्त का उदय होता ही नहीं है उद्योग से थे उसके, इसलिए एक ही बनना चाहिए ना वहाँ पर। उद्योग से उद्योग से पर्याप्त पर्याप्त 2 होंगे, 2 ही भंग होना चाहिए इसलिए। तो यहाँ 3 दिए ना उन्होंने यहाँ पर इधर प्राण पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विंद्रिय जीव के पूर्वोक्त 29 प्रकृतियों में उच्छ्वास और मिला देने पर
30 प्राकृतिक उदय स्थान होता है। यहाँ भी भंग 2 ही है। इनमें प्रथम 30 प्राकृतिक उदय स्थान संबंधी 2 भंगों को मिला देने पर 4 भंग होते हैं। भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विंद्रिय जीव के पूर्वोक्त प्रकृतियों में दुस्वर प्रकृति के मिला देने पर 31 प्राकृतिक उदय स्थान होता है। यहाँ भंग 2 होते हैं। सब जगह ऐसे करकर ऐसे करके 2 भंग इतना याद रखना। बाकी पहले जब 2 काल है वहाँ अपर्याप्त का 1 है, इसलिए वो 1 बढ़ गया, 3 हो गए। और बाकी सब जगह 2 ही भंग हुए। इनको मतलब नियम से सब इसका ही उदय होगा। दुर्भग का उदय होगा, अनादि का उदय होगा, और दुष्पर का उदय होगा, प्रशस्त का उदय होगा, इसलिए वहाँ भंग ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सब भंगों का योग 18 होता है। अब हमें मतलब उद्योगरहित के 18 हो गए, याद आए देखो 43 पेज पर 21 प्रकृति के 3 भंग, 26 के 3, 28 के 2, 29 के 2, 30 के 2, ये उद्योगरहित के हो गए 12 भंग। और उद्योग सहित के जो है वो पहले 2 काल के तो गिनना नहीं है, वहाँ पर भी 3 है, वहाँ पर 2 ही चाहिए। क्योंकि अपर्याप्त के साथ इसका उदय होता नहीं है। और 2 और 2 आगे दिए हैं वो ही भंग है। तो ये सब 18 यहाँ पर ये शक्ति की वजह से 2 भंग सब जगह समान है, लेकिन यहाँ उद्योग सही है, इसलिए प्रकार चेंज हो गया। अब हम द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय इन तीनों विकलेंद्रिय जीवों के उदय स्थानों के भंगों का योग चाहिए। अतएव 18 को 3 से गुणा कर देने पर 54 भंग हो जाते हैं। तो जैसे द्विंद्रिय के जितने भंग हुए उतने त्रिंद्रिय के भी होंगे 18, उतने ही चतुरिंद्रिय के भी होंगे। तो तीनों की मिला करके 54 भंग होते हैं। यहाँ स्वामित्व आदि के विकल्प जैसे नारकी जीवों की प्ररूपणा में पहले कह आए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए। विशेषता केवल इतनी है कि द्विंद्रियादि जीवों के 30 और 31 प्राकृतिक उदय स्थानों का काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त कम क्रमशः 12 वर्ष, 49 रात्रि दिवस और 6 मास होता है। अर्थात 30 और 31 प्राकृतिक उदय स्थानों का जघन्य काल तो तीनों विकलेंद्रिय जीवों के अंतर्मुहूर्त ही होता है, किंतु उत्कृष्ट काल इंद्रियों के अंतर्मुहूर्त कम 12 वर्ष, त्रिंद्रियों के अंतर्मुहूर्त कम 49 रात्रि दिन और चतुरिंद्रिय जीवों के अंतर्मुहूर्त कम 6 मास होता है। ज्यादा से ज्यादा वहाँ इतनी आयु है ना, 12 वर्ष उत्कृष्ट आयु है, उस अपेक्षा से वो काल बताया। 49 रात्रि नहीं रह सकता। जो चीटियों की लाइन देते हैं ना, ऐसे एक साल तक वो लाइन होती है, तो अलग अलग चीटियाँ देते हैं, क्योंकि उनके 49 रात्रि से ज़्यादा तो काल है ही, ये तो उत्कृष्ट बताया। और कैसे कम हो सकता है इसमें से शंख, बड़े बड़े शंख होते हैं, वो सब इतना ही, उसकी का पीछा वो 12 वर्ष है ना, इतना ज़्यादा पंचेंद्रिय तिर्यंच के सामान्य से 21, 26, 28, 29, 30 और 31 प्राकृतिक 6 उदय स्थान होते हैं। उदय स्थान तो समान है, विकलत्रय के समान ही पंचेंद्रिय के उदय स्थान है, भंगों में अंतर आएगा, इसलिए अलग देते हैं। उद्योग के उदय से रहित पंचेंद्रिय तिर्यंच के 5 उदय स्थान होते हैं, क्योंकि उसके 31 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। उद्योग के उदय सहित पंचेंद्रिय तिर्यंच के भी 5 ही उदय स्थान होते हैं, क्योंकि उसके 28 प्राकृतिक उदय स्थान नहीं होता।
एक साथ पढ़ते हैं ना, पदार्थ नहीं पदार्थ क्रियागति और उद्योग ऐसे तीन एक साथ पढ़ते हैं। अब उद्योग के उदय से रहित पंचेंद्रिय तिर्यंच के उदय स्थान कहने पर उनमें यह 21 प्राकृतिक उदय स्थान होता है। तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस और कार्मान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श। तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु त्रस बादर पर्याप्त और अपर्याप्त में से पर्याप्त और अपर्याप्त में से कोई एक, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग और दुर्भग में से कोई एक, आदेय और अनादेय में से कोई एक, यशक कीर्ति और अयशक कीर्ति में से कोई एक और निर्माण। इन 21 प्रकृतियों का एक ही स्थान होता है। यहाँ पर्याप्त के उदय सहित सुभग दुर्भग, आदेय अनादि और यशक कीर्ति अयशक कीर्ति विकल्पों से 8 भंग होते हैं। अपर्याप्त के उदय सहित केवल एक ही भंग है, क्योंकि सुभग, आदेय और यशक कीर्ति प्रकृतियों के साथ अपर्याप्त का उदय नहीं होता। इन सब भंगों का योग 9 है। शरीर ग्रहण कर लेने पर अनुपूर्वी को निकालकर औदारिक शरीर 6 संस्थानों में से कोई एक संस्थान, औदारिक शरीर 6 सहनों में से कोई एक सहनन, उपघात और प्रत्येक शरीर, इन 6 कर्मों को मिला देने पर 26 प्राकृतिक उदय स्थान होता है। यहाँ पर्याप्त के उदय सहित सुभग दुर्भग, आदेय अनादेय, यशक कीर्ति अपयशक कीर्ति अयश कीर्ति 6 संस्थान और 6 सहनन, इनके विकल्पों से 288 भंग होते हैं। अपर्याप्त के उदय सहित एक ही भंग है, क्योंकि शुभ प्रकृतियों के साथ अपर्याप्त का उदय नहीं होता। यहाँ सब भंगों का योग 11 कम 300 अर्थात 279 होता है। 89 आता हे सगळं आपण प्रमाणाची खूप करतो ना, तसं सगळं वरतेच गाते सगळं पूर्ण प्रमाण की जो भंग करते जीवकान में वही सब गाता है। 288 भंग किए ना, उसके लिए कैसे भंग करना, संख्या, प्रस्तार, अक्षपरी, वर्ग, ये सब बताते हैं। यहाँ भंगों के विषय में निश्चय उत्पन्न कराने के लिए ये गाथा कहनी योग्य है। जैसे संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट, इन 5 विकल्पों का स्थान समुकीर्तन जानना चाहिए। सभी पूर्ववर्ती भंग उत्तरवर्ती प्रत्येक भंग में मिलाए जाते हैं, अतएव उन भंगों को क्रमशः गुणित करने पर सब भंगों की संख्या उत्पन्न होती है। भंग क्यों बनते हैं? से 2 2 2 है या 6 6 है, सभी के साथ सभी का उदय रहता है, प्रत्येक एक में के साथ सुभग दुर्भग है, उन दोनों के साथ दोनों आधे अनादे का उदय रहता है। वो 4 हो गए तो उसके साथ वापिस सब आगे से व्याय होती है ना, यशक कीर्ति उदय रहता है। और सभी के साथ 6 संस्थानों के साथ सभी का उदय रहेगा, 6 संस्थानों के साथ में 6 सभी का उदय रहेगा, इसलिए परस्पर गुणाकार करके उसके भंग बंद हुए। अब यहाँ प्रस्ताव दिखाते आगे। पहले प्रकृति पंचेंद्रिय जाति के लिए सुस्वर नहीं होते, पंचेंद्रिय होता है, स्वर तो स्वर के भंग बनेंगे ना, अभी आगे ना, अभी तो यहाँ पहले रुद्रगति काल के भंग बता रहे थे। ये इसका कौन सी प्रकृति का बताया, ये दूसरा जो स्थान है 26 प्रकृति उदय स्थान, इसके बताए। आगे 30 और 31 के बताएंगे ना, वहां से भी स्वर के दो बने हो जाएंगे। पहले प्रकृति प्रमाण को क्रम से रखकर, अर्थात उसकी एक एक प्रकृति अलग अलग रखकर एक एक के ऊपर उपरील प्रकृतियों के पिंड प्रमाण को रखने पर प्रस्ताव होता है।
विचार करते हुए इसके भंग